तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा बता रही हूँ। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको कोई भी चैप्टर समझना हो, क्योंकि इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि जो हमारी बॉडी है। इससे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी में कि सेल से बनी होती है, सेल टिश्यू बनाते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पूरी बॉडी को बनाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायोमोलिक्यूल। बायो का मीनिंग होता है लिविंग। सबको पता है बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग होता है। और मॉलिक्यूल मतलब आज जो हम डील करेंगे, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे हैं। आप सब अभी प्लस वन में हो गए हो, ऐसे हम 9 10 से ही क्या 6 क्लास से हम केमिस्ट्री भी पढ़ते आ रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं केमिकल के बारे में कि केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन आप सबको पता है क्या, हमारी पूरी बॉडी जो सेल की जिसकी हम बात करते हैं, हमारा पूरा सेल एक किससे बना हुआ है, इन सारे केमिकल से बना हुआ है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बाकी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। अब उनकी क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, जो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और अगेन मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, आपको इसका कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। किसी ना किसी रीजन की वजह से अगर आपका कोई भी मतलब लेक्चर मिस हो जाता है, तो प्लीज आपको रिकॉर्डिंग देखकर आनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, पूरी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या काम करते हैं, लिविंग सेल को बनाने का काम करते हैं। आप सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। और वो सारे सेल कैसे हैं, लिविंग है। लेकिन इन लिविंग सेल को बनाने वाला कौन है, मॉलिक्यूल्स है। और क्या आपको पता है ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग होते हैं। तो सोचो, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। इसीलिए जब आप प्लस टू में एवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो उसमें कुछ थ्योरी दी गई है कि एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन वो कहाँ से अराइज हुई है। तो आप एवोल्यूशन में प्लस टू में एवोल्यूशन जब पढ़ोगे, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे बहुत ही फेमस। उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। जो मिलर यूरे था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीज यहाँ पे मतलब ये चीज फाइंड की कि जो हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, वो सारे केमिकल्स मतलब सॉरी, जो सेल होता है आपका केमिकल से बनता है। तो वो सारे केमिकल्स क्या है, नॉन लिविंग है। तो उन्होंने एक्चुअली एक ना आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड किया था। तो उन्होंने ये देखा था कि उस मीडियम से उनको ये मिला था कि बहुत सारे नॉन लिविंग चीजें बन रही है। तो नॉन लिविंग चीजें ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रही है। तो इससे ये पता चलता है कि लिविंग सेल जो है वो आपका नॉन लिविंग सेल से बना है। और इसीलिए अब केमिकल्स बना रहे, मॉलिक्यूल्स बना रहे, इसी को नाम दे दिया बायोमोलिक्यूल्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं और इनऑर्गेनिक भी आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लिविंग सेल है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे। तो इस अर्थ पे आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो ना, जितने भी, तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ आपके केमिकल से मिलकर ही बने हैं। लेकिन बात क्या है कि जो वो केमिकल है, वो जो एलिमेंट जो है, वो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी होते हैं और नॉन लिविंग मैटर में भी होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे ज्यादा एलिमेंट जो आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग में प्रेजेंट होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग में दोनों ही मिलते हैं। और जब हमने एनालाइज किया ना कि इसकी कंसंट्रेशन कहाँ पर कितनी कितनी है, तो हमें ये पता चला कि हमारे पास ये जो कार्बन जो है और जो हाइड्रोजन जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है अर्थ क्रस्ट की कंपैरिजन में।
मतलब ये जो नॉन लिविंग मैटर है वहां पे कम प्रेजेंट होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज्यादा है। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो लिविंग में भी प्रेजेंट है और यहाँ पे नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट होता है जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने कैसे एनालाइज किया केमिकल कॉम्पोजिशन को। अब मान लेते हैं हमें ये पता चल गया कि जो लिविंग सेल है उनके अंदर क्या है, केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, लेकिन हमें कैसे पता चला, हमने कैसे एनालाइज किया कि केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ही एनसीईआरटी में टेबल दिए गए हैं आपके, जो हमें ये बताते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट लिविंग में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने हैं और नॉन लिविंग में कितने हैं, ये हमारे पास। और इसके अलावा ये बाकी कुछ एलिमेंट्स भी हैं। तो ठीक है, इनको आप देख लेना कि वो आपकी किस किस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे एनालाइज करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन को। अभी जैसे हमने कहा कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो केमिकल एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले बहुत एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले आप सबने अपनी लाइफ में देखा होगा, ठीक है, घर पे सबके अवेलेबल होता है, इसको हम बोलते हैं पेसल एंड मोटर। तो हमारे पास जो ये कटोरी टाइप है इसको बोलते हैं पेसल, और ये वाला इसको बोलते हैं मोटर। तो अगर हम कॉम्पोजिशन को फाइंड करना चाहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग सेल की, तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको कोई भी लिविंग सेल लेना है। लिविंग सेल लिया, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है कि आप लिविंग सेल कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो जो प्लांट है, और आप कोई भी लिवर सेल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपको वो वेजिटेबल सेल या फिर लिवर ले लेना, लिवर का कुछ भी थोड़ा सा पार्ट लेना है। अब आपने पेसिमीटर लिया, इसके अंदर उसको डाल दिया। अब इसमें जब आपने उसका छोटा सा पीस लिया, अब आप यहाँ पर एक एसिड डालोगे। क्या डालोगे, एक एसिड डालोगे। एसिड का नाम है, लिख लीजिए, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। और अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH, ये होता है। क्या हमने कहा, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे एनालाइज करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक लिविंग सेल ले लेते हैं, लिविंग सेल कोई भी वेजिटेबल ले लो, कोई भी लिवर ले लो, कोई भी लिवर सेल का पीस ले लो। हमने ये पेसल एंड मोटर लिया, ठीक है, यहाँ पे वो छोटा सा पीस ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या चीज ऐड कर दी, एसिड को ऐड कर दिया। कौन सा एसिड ऐड किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे इस तरीके से बनाऊं ना, ऐसे आपने इतनी केमिस्ट्री तो की होगी, सेंटर में कार्बन है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, और साथ में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो 3 क्लोरीन है, इसलिए हमने नाम दे दिया ट्राया क्लोरो। और एसिटिक एसिड मतलब कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, COH ग्रुप है। अब हमने इसको अच्छी तरीके से क्या किया, इसकी स्लरी बना दी। इसको हमने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड किया। समझते हो ना, जैसे हम चटनी बनाते हैं घर पे, तो हमें यहाँ पे सेम वही चीज करनी है। जो भी हमने वेजिटेबल का पीस लिया है, जो भी हमने लिवर सेल का पीस लिया है, हमने उसको अच्छी तरीके से हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक स्लरी बन जाएगी। स्लरी समझते हो ना क्या होता है, मतलब एक चटनी टाइप बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप दो चीजें कर सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी बीकर ले लो, और इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे फ्लास्क ये ले लो, मतलब इसको फिल्टर करने के लिए। या अगर ये भी नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक सिंपल सी बात, एक आप एक दोबारा एक कंटेनर ले लो, और यहाँ पे आपको एक कपड़ा लेना है, चीज क्लोथ ले लो, मतलब एक कॉटन का कपड़ा ले लो। कपड़ा हमने ले लिया, और जो भी हमने यहाँ पे स्लरी बनाई थी, हमने इसको पोर करना है इसके अंदर।
अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो हमें इसको छानना है। जैसे हम जब चाय बनाते हैं, हम चाय को छान लेते हैं ना, यहाँ पे वैसे ही काम करना है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जब हम इसको यहाँ पे छानेंगे तो यहाँ पे दो चीजें मिलेगी हमें जब हम इसको फिल्टर करेंगे। एक तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैंने एसिड यहाँ पे डाला था और मैंने यहाँ पे जो भी लिविंग सेल लिया था, कुछ चीजें तो उस एसिड के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी। जो एसिड के अंदर सॉल्युबल हो गया है, जब मैं इसको फिल्टर करूंगी तो मुझे इसके अंदर मिलेगा, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। तो जो यहाँ पे एसिड के अंदर मिक्स हो गया है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जो एसिड के अंदर फिल्टर हो गया है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। सॉरी, जो एसिड के अंदर क्या हो गया है, सॉल्युबल, जो एसिड के अंदर मिक्स हो गया है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चीजें आपकी एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं हुई है, वो आपको यहाँ ऊपर ही रह गई है। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट और इसी को बोलते हैं रिटेंटेंट। क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, इसको बोलते हैं रिटेंटेंट। तो ये जो रिटेंटेंट है ये क्या है, एसिड के अंदर इनसॉल्युबल है, और ये फिल्ट्रेट क्या है, एसिड के अंदर सॉल्युबल वाला पार्ट है। क्या हमने कहा, अब इसको मैं खुद ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें की हैं। आप इसको मेरे साथ में लिखिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या चीज एनालाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। कैसे आप केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करोगे। अब हम यहाँ पे क्या चीज एनालाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें कोई भी एक लिविंग टिश्यू लेना है। क्या लेना है, लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू फॉर एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल का पीस ले सकते हैं, या फिर लीवर का पीस ले सकते हैं। ह्यूमन की लीवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हमने यहाँ पे लीवर का पीस ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या लेना है, पेसल, जो आपकी एक टाइप की कटोरी है, और हमें इसको कूटने के लिए क्या लेना है, मोटर लेना है। जो भी मान लेते एक लीवर का पीस हमने लिया, उसको हमने यहाँ पे इसमें डाल देना है, या फिर वेजिटेबल ले लिया, मान लेते पीस ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एसिड। एसिड का नाम क्या है, ट्राया क्लोरो एसिटिक एसिड। और आप इसको केमिकली लिख सकते हो Cl3CCOH। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने यहाँ पे दो चीजें ले ली, एक लिविंग टिश्यू भी ले लिया और हमने यहाँ पे एसिड भी ले लिया, जिसका नाम है ट्राया क्लोरो एसिटिक एसिड। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे है कि हमें क्या करना है, ग्राइंड करना है। ग्राइंड किसको करना है, ग्राइंड अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया, किसके साथ ग्राइंड किया, प्लस ये वाला एसिड, ट्रायाक्लोरो एसिटिक एसिड, ग्राइंड कर दिया, किसकी हेल्प से, यूजिंग अ पेसल एंड मोटर। अब उसके बाद ग्राइंड करने के बाद क्या मिल जाएगा, हमें उसकी स्लरी मिल जाएगी। क्या हमें ऑब्टेन होगा, हमें मिलेगा थिक स्लरी। स्लरी समझते हो ना, चटनी टाइप, मतलब स्लरी हमें मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्लरी को क्या करेंगे, फिल्टर करने का काम करेंगे। फिल्टर आप सिंपल जो मैंने कहा, आप उसको बीकर का यूज करके भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हो। कॉटन, और जिसे हम चीज क्लोथ कहते हैं, मतलब जिसमें हम पनीर बनाते हैं ना, चीज क्लोथ का भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम उसको फिल्टर करेंगे तो हमें यहाँ पे, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ,
जब हम इसको यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो हमें यहाँ पे दो चीजें मिलने वाली है। पहला क्या होगा, एसिड के अंदर कुछ चीजें हमारी सॉल्युबल हो चुकी है, उसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। जो चीजें एसिड के अंदर सॉल्युबल हो गई है उसको हम एक नाम देते हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं फिल्ट्रेट का। क्या नाम देते हैं, फिल्ट्रेट का। और इसके अलावा सेकंड क्या होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एसिड के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है, जो वहां पे सॉल्युबल ही नहीं हुई, उसको हम एक नाम देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हम रिटेंटेंट का। अभी हमने इतनी सी चीज यहाँ पे की है। अब यहाँ पे जो एसिड के अंदर जो सॉल्युबल हो गया है, जिसको हमने फिल्ट्रेट कहा है, इसी के अंदर क्या होते हैं, इसी के अंदर होते हैं हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखना, जो चीजें क्या हो गई है, एसिड के अंदर सॉल्युबल है, सॉल्युबल वाली चीजें जिसको हमने फिल्ट्रेट कहा है, उसके अंदर हमें क्या मिले, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से मिले, ये देखिए लिविंग टिश्यू से, वेजिटेबल की पीस से और लिवर सेल से। इसी को हमने बोल दिया बायोमोलिक्यूल। तो अब समझ आया बायोमोलिक्यूल क्या होता है। क्या है बायोमोलिक्यूल, ऑल द कार्बन कंपाउंड। अब हमने देखा इसमें हमें क्या मिला, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिला। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड जो हमें कहां से मिला है, लिविंग के टिश्यू से मिला है, उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। समझ आया कि नहीं है आपको। अब इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं, बट वो कैसे हमें पता चलते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हमें कहां से मिले हैं, लिविंग सेल से मिले हैं, उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। हमें कैसे पता चला, हमने एक लिविंग सेल लिया, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल पीस और लिवर पीस। हमने एक एसिड लिया, एसिड का नाम है ट्रायाक्लोरोएसिटिक एसिड। हमने उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद हमें एक थिक स्लरी मिली, हमने उसको फिल्टर किया। फिल्टर सिंपल कर लो या फिर एक कॉटन ले लो या फिर चीज क्लोथ ले लो, मतलब एक कॉटन का कपड़ा ले लो। उसके बाद हमें क्या हुआ, एक एसिड सॉल्युबल, कुछ चीजें वहां पे एसिड के अंदर सॉल्युबल होगी, उसको हमने फिल्ट्रेट बोल दिया। और एक हमें एसिड के अंदर इनसॉल्युबल पूल मिला, उसको हमने रिटेंटेंट बोला। जो एसिड के अंदर सॉल्युबल है उसके अंदर हमें हमें क्या मिला, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे दिया बायोमोलिक्यूल्स का। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। तो एसिड सॉल्युबल पूल को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और हमें वहां पे क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। समझ आया इतना, इतना आपने नोट किया अपनी कॉपी में कि नहीं नोट किया, बताइए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या मिले उनको, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट थे। सबने नोट कर लिया यहाँ तक ये वाला चार्ट। एसिड सॉल्युबल पूल को फिल्ट्रेट बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल को रिटेंटेंट बोलते हैं। फिल्ट्रेट के अंदर हमें क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। अब यहाँ पे ये कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। समझ आया कि नहीं आया। और हमने क्या कहा, उसी जो ऑर्गेनिक, ओके डूइंग, ओके ओके, अमनजोत नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ चीजें और बताऊंगी, क्योंकि अभी ये सारा आपका बेसिक तैयार हो रहा है। अब आपको अगर ये सीक्वेंस समझ आ गए कैसे कैसे चीजें हो रही है, तो आगे हम जितना भी टॉपिक करने वाले हैं आपको बहुत इजी लगेगा फिर। तो जो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, उसी को ही हमने नाम दे दिया बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में।
अगर सबने नोट कर लिया आगे मूव करें। ये तो एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्लीज बाद में नोट कर लेना आप। डन, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने कहा हमें यहाँ पे क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। अब हमारे पास यहाँ पे, अब प्लीज ध्यान रखना, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल्ट्रेट के अंदर भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड इनसॉल्युबल पूल में भी है। लेकिन यहाँ पे आप खुद ही सोचिए, कौन सी चीज फिल्टर नहीं होगी? जिसका साइज बड़ा होगा। मानते हो ना इस बात को? अगर हम कोई चीज फिल्टर कर रहे हैं, जिसका साइज छोटा होगा वो इजिली फिल्टर हो जाएगा, जिसका साइज बहुत बड़ा होगा वो फिल्टर वहां पर नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली इस फिल्ट्रेट के अंदर ही है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में ही प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनका साइज क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं तो एक मिनट में इसको दोबारा थोड़ा आगे कर देती हूँ। यहाँ पे दोबारा मैं लिख रही हूँ, अब आपको साथ साथ में नोट करना जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगी। हमने क्या कहा, हमें वहां पे क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या मिला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, मतलब लिविंग टिश्यू में। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है इसको हम यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। अब ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी, इसको आप यहाँ पे साथ में लिख लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी है दो कैटेगरीज? एक सबसे पहली होती है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और सेकेंड होती है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे बायो माइक्रोमोलिक्यूल लिखा है और यहाँ पे लिखा है मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ये ऐसे बायोमोलिक्यूल है जिसका साइज क्या है, स्मॉल है। और यहाँ पे है बायो मैक्रोमोलिक्यूल जिसका साइज क्या है, लार्ज है। ये मतलब हो गया ना, साइज बड़ा एंड साइज छोटा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि बायोमोलिक्यूल कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल और आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल किसको बोलेंगे, जिसका साइज स्मॉल है, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल जिसका साइज क्या है, साइज लार्ज है। अब यहां पर अभी भी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने क्या कहा था, एक मिला एसिड सॉल्युबल पूल। क्या मिला था, एसिड सॉल्युबल पूल, जिसको नाम दिया था फिल्ट्रेट का। एक मिला था एसिड इनसॉल्युबल पूल, जिसको हमने नाम दिया था रिटेंटेंट का। तो हमारे पास ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, यही हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं, यहां पे लिख लीजिए एसिड सॉल्युबल पूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट का। तो फिल्ट्रेट में हमें क्या चीजें देखने को मिलती है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका साइज क्या है, साइज स्मॉल है। अब कितना स्मॉल, कितना स्मॉल, अब किसी किसी के नजरिए से कोई साइज साइज छोटा भी बड़ा हो सकता है, बड़ा भी छोटा हो सकता है। कितना स्मॉल होना चाहिए, अब इसमें इतना स्मॉल कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट, आई होप आपको पता होगा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, केमिस्ट्री में किया होगा सबने। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जिस बायोमोलिक्यूल का
मॉलिक्यूलर वेट किस रेंज में आता है? 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में आता है, उसको बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या मैंने कहा, इसको प्लीज अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। माइक्रो मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? जिसका साइज क्या है? स्मॉल है। कितना स्मॉल? जिसका मॉलिक्यूलर वेट की रेंज क्या है? 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में आती है, उसको बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और इतने छोटे हैं साइज में कि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं एसिड का यूज करके, तो ये क्या होते हैं? एसिड के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। इसीलिए हमने नाम दे दिया इसको फिल्ट्रेट का। समझ आया कि नहीं आया? क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो साइज जो होता है वो क्या होता है? 1000 डाल्टन से कम होता है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल का साइज क्या है? कम है। कितना कम है? 1000 डाल्टन से कम है। तो लिख लीजिए लेस देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल साइज स्मॉल। कितना स्मॉल? लेस देन 1000 डाल्टन। किस किस के बीच में रेंज आती है? 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में रेंज आती है। एसिड के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, बोलते हैं फिल्ट्रेट। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल की। अब हमने कहा साइज क्या है इनका? साइज लार्ज है। ठीक है। लेकिन हम कहेंगे यहाँ पे कितना लार्ज होना चाहिए? अब ऑब्वियस सी बात है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? ज्यादा हाई हो, उसको बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बट कितना ज्यादा हाई होना चाहिए? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या होता है? 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। मोर मोर देन, ये साइन दे दिया मैंने यहाँ पे, मोर देन 1000 डाल्टन, तो उसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल हमें कहाँ मिले? ये हमें मिलते हैं आपके जो सेकंड कौन मिला था हमें? एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था रिटेंटेंट का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऐसे कंपाउंड जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, जिनको नाम देते हैं रिटेंटेंट का। समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया सबको? चीजें क्लियर हो रही है? अभी तक कोई चीजें मिक्स तो नहीं हुई है? कुछ ऐसा तो नहीं किया है कि आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो? ठीक है, ओके, वेरी गुड। मैं दोबारा फिर भी रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको फिर भी समझ में आ गया। हमने क्या कहा? लिविंग टिश्यू लिया, एसिड लिया, ग्राइंड किया। कुछ चीजें उस एसिड के अंदर सॉल्युबल हो गई, उसको हमने नाम दे दिया फिल्ट्रेट का। कुछ चीजें एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं हुई, उसको नाम दे दिया रिटेंटेंट का, एसिड इनसॉल्युबल पूल। जब हमने इसको एनालाइज किया तो हमने क्या देखा कि जो एसिड के अंदर सॉल्युबल पूल है उन सब का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1800 से लेके 800 डाल्टन के बीच में आता है, तो हमने इसको नाम दे दिया बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और जो हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिला, हमने क्या देखा? उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1000 डाल्टन से ज्यादा है, इसलिए उसको नाम दे दिया बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, बस इतनी सी बात अभी हमने की है। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रखना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक मिनट, सॉरी, ये भी क्या है? ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल कौन कौन से? अभी आप इसको यहाँ पे नोट करोगे, ठीक है? इसको करवाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जगह नहीं है, अगेन आपके नेक्स्ट वाले उस पर स्विच करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अगेन वही लिख लो, आपकी प्रैक्टिस ही होगी, इसे जितना आप इसको खुद लिखोगे। तो हमें क्या मिला था, एक था एसिड सॉल्युबल पूल, कौन था ये, फिल्ट्रेट, और सेकंड कौन था, एसिड इनसॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल, जिसको हमने नाम दिया था आपका रिटेंटेंट का। जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर वेट किस किस के बीच में आता है, 18 से लेके सॉरी 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में, और लेस देन 1000 डाल्टन। तो उसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब लिखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल चले आते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड पहला एग्जाम्पल। अब ये अमाइनो एसिड क्या होते हैं, क्या मिलकर बनाते हैं, अभी हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है, बाद में बात करेंगे, जस्ट ओनली एग्जाम्पल नोट कर लो। अमाइनो एसिड क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। उसके बाद एग्जाम्पल आता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी कैटेगरी होती है, मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, लेकिन उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल है ओनली वन ही होता है, जिसका नाम है मोनोसेक्राइड। तो ध्यान रखना मोनोसेक्राइड। उसके बाद थर्ड एग्जांपल चला आता है न्यूक्लियोटाइड का। तो हमारे पास जो ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा, ओनली मोनोसेक्राइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, जिनका साइज क्या है, लेस देन 1000 डाल्टन है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल की, जिसको रिटेंटेंट बोलते हैं। ये भी क्या है, अगेन वही ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1000 डाल्टन से ज्यादा है, सॉरी लेस देन का साइन दे दिया, 1000 डाल्टन से क्या है, साइज ग्रेटर है, ज्यादा है। इसके बाद क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब कौन कौन से होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसको यहां पे नोट कीजिए। सबसे पहला बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है प्रोटीन्स। उसके बाद सेकंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल होता है पॉलीसेक्राइड। अब ध्यान देना इस बात पे जो यहां पे बताऊंगी, मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड बायो बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आता है, लेकिन पॉलीसेक्राइड किस में आता है, मैक्रोमोलिक्यूल में। लेकिन ध्यान रखना ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है न्यूक्लिक एसिड। अब कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए और सेकंड होता है आरएनए। सबने फुल फॉर्म सुनी होगी बहुत बार। डीएनए क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
आरएनए क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए यहाँ पे। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये आरएनए क्या है? मेरे पास जगह नहीं है तो प्लीज आप खुद लिख लो यहाँ पे, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन की बात करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट करना अपनी इस पे। डन? ओके। अगर डन है तो प्लीज यहाँ पे एक्सेप्शन को जरूर नोट करना और अच्छी तरीके से नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको मैं बता रही हूँ। लिपिड्स लिखिए यहाँ पे। सॉरी, लिपिड्स को नोट कीजिए। लिपिड्स भी क्या है? एक बायो मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जो आपका ये लिपिड है वो आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल है कि मैक्रोमोलिक्यूल है? तो लिपिड का यहाँ पे आंसर लिखिए। आंसर क्या है? लिपिड क्या है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन आप, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, आप बोलोगे कि अगर ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते कि ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत क्या थी? जब हमने लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट देखा तो हमने क्या देखा कि लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से, सॉरी, रियली सॉरी, 800 डाल्टन से काफी ज्यादा कम है, लेस है, लेस देन 800 डाल्टन है। उसके बावजूद भी, साइज कम होने के बावजूद भी हमें ये एसिड सॉल्यूबल के अंदर नहीं मिला, एसिड के अंदर ये सॉल्यूबल नहीं हुआ। हमें कहां मिला? ये रिटेंटेंट के अंदर मिला, इनसॉल्यूबल पूल में मिला। बट उसके बावजूद सोचो, एसिड इनसॉल्यूबल में है लेकिन साइज कम है। तो साइज कम है, 1000 डाल्टन से कम है, लेकिन फिर भी हमें कहां मिल रहा है? एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर मिल रहा है। तो हमने इसको कंसिडर किया कि ये क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। अब रीजन क्या है कि ये क्यों एसिड के अंदर सॉल्यूबल नहीं हो पाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, जो लिपिड है उसका साइज लेस देन 800 डाल्टन है, उसकी वजह से ये आना तो इसके अंदर चाहिए था माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर, क्योंकि साइज कम है। उसके बावजूद भी सॉल्यूबल नहीं है, हमने इसको किसके अंदर ले लिया? बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। तो ये क्या है? लिपिड्स क्या है? एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन पे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पूछेंगे ऐसा कौन सा बायो मॉलिक्यूल है जो एसिड के अंदर क्या है? इनसॉल्यूबल है, बट उसके बावजूद भी उसका साइज क्या है? 800 डाल्टन से कम है। तो उसका नाम बताइए, नाम क्या है? लिपिड्स। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन होता है, बट उसके बावजूद भी वो क्या आता है? एसिड इनसॉल्यूबल के अंदर आता है। तो उसको हम कंसिडर करते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। समझ आया इतना कि नहीं आया? इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लिपिड्स वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया सबने? आगे मूव करें फिर। नोट कर लिया सबने? बस अभी हमने इतना सा पोर्शन किया है कि हम कैसे एनालाइज करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन को, मतलब ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। डन? सबने कर लिया? अगर सबने कर लिया है तो एक बार अब देखते हैं थ्योरी, देखते हैं थ्योरी क्या बोलती है हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया था, क्या हेडिंग, क्या हेडिंग था? हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, कैसे आप केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करोगे। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू गेट आंसर वन हैज टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस, हमें केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वी टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू लेना है, कोई भी वेजिटेबल ले लो, कोई भी पीस ले लो लिवर का एक्सेट्रा, मतलब लिविंग होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। एंड ग्राइंड इट इन, किसमें ग्राइंड करेंगे, ट्राया क्लोरो एसिटिक एसिड में। केमिकल फॉर्मूला भी लिखा है Cl3COH, यूजिंग अ मोटर एंड द पेसल, वही लेना है जो भी आपने देखा वहां पे। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमें एक थिक स्लरी मिलेगी। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस, अब हमें इसको स्ट्रेन करना है किसके थ्रू, चीज क्लॉथ, कपड़ा ले लो एक, और कॉटन ले लो। वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, हमें वहां पे टू फ्रैक्शन मिलेंगे। एक फ्रैक्शन को बोलेंगे फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली एसिड सोल्यूबल पूल। तो एसिड सोल्यूबल पूल को फिल्ट्रेट बोलेंगे, और सेकंड जो एसिड के अंदर इनसोल्यूबल मिला है उसको बोलेंगे रिटेंटेंट। So scientists have found thousands of organic compound in the acid soluble pool. तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, उनको thousands of organic compound कहाँ मिले, इस फिल्ट्रेट के अंदर मिले। कौन कौन से मिले वो भी हमने वहां पे देख लिया, अभी जो मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा दिया। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अभी जब आप आगे करोगे तो आपको वही चीजें मिलने वाली है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, क्या लगता है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, इनऑर्गेनिक नहीं है? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे है, सेम वही बात है, एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे एनालिसिस करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, अगेन यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले देखिए कैसे एनालिसिस होती है, वही हमने क्या किया, लीवर सेल ले लिया या कोई भी वेजिटेबल ले ली, मतलब हमें सिंपल सी बात है, हमें एक स्मॉल अमाउंट में कोई भी लिविंग टिश्यू लेना है, कोई भी लीफ ले लो, कोई भी लीवर ले लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो। अब हमें देखिए, जब भी हम कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं, मान लेते हैं लीवर ले रहे हैं, कोई भी लीफ ले रहे हैं, तो आप सबको पता है कि उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसका अगर हम वेट करेंगे वो ज्यादा आता है, क्योंकि वेट वेट होता है ना, वो पानी की कंपोजिशन होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे कोई भी लिविंग सेल लेना है और हमें इसको ड्राई करना है, ड्राई इट करना है, ठीक है, ड्राई करना है। ड्राई कैसे करेंगे, ड्राई का मतलब है कि जितना भी वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, सारा वाटर हमें इवेपोरेट करना है, ठीक है। सारा वाटर, जितना भी वाटर था वो क्या करें, इवेपोरेट कर लिया। अब जब हमने सारा वाटर इवेपोरेट कर लिया, वो क्या हो गया, सूखा हो गया, रिमेनिंग अब क्या हो गया, ड्राई हो गया। तो जो मटेरियल बचा उसको बोलते हैं ड्राई वेट। अब हमें इसका वेट करना है, वेट करना है, क्या करना है, नोट द ड्राई वेट। नोट कर लिया ड्राई वेट को, जितना भी आया, मान लेते हैं सपोज करो कुछ ग्राम में आ गया, 1 ग्राम, चलो 10 ग्राम आ गया, सपोज करते हैं। अब आप सबको पता है कि जब मेरा ये लिविंग टिश्यू वेट था, उस टाइम पे इसका वेट ज्यादा होगा, जब मैंने इसको सुखा दिया उसके बाद उसका वेट कम हो जाएगा। ये सेम वही बात है सूखी लकड़ी और आपकी, मतलब वो वाली गीली लकड़ी, मतलब जब हम एक नई नई ब्रांच को तोड़ रहे हैं एक किसी भी ट्री से, उस टाइम पे उसका वेट ज्यादा होगा। अगर आप उसको सुखा दोगे, मतलब सन के थ्रू, तो क्या होगा, उसमें सारा पानी उड़ जाएगा और वो आपकी काफी ज्यादा हल्की हो जाती है। तो हमने जब इसको इसको ड्राई किया, उसके बाद हमने इसका वेट नोट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, उसको बर्न करो। थर्ड स्टेप क्या है, बर्निंग करनी है, सारा वाटर तो हो गया। अब आप सबको पता है कि जब भी हम इस लिविंग टिश्यू को बर्न करेंगे, हमें दो ही चीजें यहाँ पे मिलने वाली है, एक तो धुआं,
धुआं होगा ना, धुआं निकलेगा व्हाइट व्हाइट, आपको वेपर्स नजर आएंगे, ठीक है। तो वो जो धुआं निकल रहा है, आपको पता है वो क्या होता है? धुआं होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो। और बदले में हमें बाद में क्या मिलेगी? ऐश, राख ही मिलेगी। यहाँ पे राख मिलेगी। राख को क्या बोलते हैं? ऐश बोलते हैं। तो जो हमें ये ऐश मिली है ना, इस ऐश के अंदर सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, और जो भी कार्बन प्रेजेंट था वो सारा कार्बन क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया, CO2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में निकल गया बाहर। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया? इनऑर्गेनिक एलिमेंट को एनालाइज कर दिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। क्या यहाँ पे देखिए वही हुआ, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ड्राई टिश्यू, जब हमने ड्राई किया, ऑल द कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड थे वो ऑक्सीडाइज हो गए, गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बाहर निकल गए, वो CO2 की फॉर्म में रिमूव हो गया सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिमेनिंग क्या बचा? ऐश, राख बच गई हमारे पास ये। तो ऐश जो बची है, इसके अंदर सारी चीजें क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, लाइक कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। इसके अलावा यहाँ पे सल्फेट, फॉस्फेट और भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। समझ आया आपको कि नहीं आया? कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट की, उस कंपाउंड की, मतलब कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी बातें वही लिखी है, ये पूरा एनसीईआरटी का है, अगर आप इसको रीड करोगे, ठीक है। कि अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, सबसे पहले लिविंग टिश्यू लिया, उसको वेट कर लो, से अ लीफ और लिवर, उसको बोलेंगे वेट वेट। बाद में उसको ड्राई, सुखा दो उसको, जब सुखाएंगे सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, रिमेनिंग मटेरियल अब क्या बचेगा? ड्राई वेट। अब दोबारा वेट कर लो। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, अगर वो पूरा का पूरा बर्न हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, आपने देखा हो कई बार राख बचती ही नहीं, सारा बर्न हो जाता है, इट मींस क्या हुआ? ऑल द कार्बन कंपाउंड टू ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, सारा कार्बन आपका CO2 की फॉर्म में बाहर चला गया, जैसे कोयला होता है, जल जाता है ना बाद में, सारा बर्न हो जाता है, मतलब तो उसको बोलते हैं मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में निकल गया, आपका CO2 की फॉर्म में निकल गया और रिमूव हो गया। लेकिन कई बार कुछ चीजें बच जाती है, राख बच जाती है, उसको बोलते हैं ऐश। दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें मिलते हैं, लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। सॉरी, एक्चुअली अभी पीछे वाला इन्होंने दे दिया है कि जो हम अभी हमने जो बात की थी ना कि एसिड सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल, तो कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सोल्यूबल पूल था, हमें वहां पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं, लाइक सल्फेट और आपका फॉस्फेट। सो इसके अलावा देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, कई बार हम एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन करते हैं लिविंग टिश्यू के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड आपका कार्बन। लेकिन कई बार हम कंपाउंड्स की एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स वहां पे प्रेजेंट है, और उसके अलावा वहां पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको ये सारी बातें? क्या क्या हमने की? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस हम कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक की कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा था। इसको भी आप यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे हमने ये वाला किया था। आप मेरे साथ ही नोट कर लो, आपको लर्न भी हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई भी रट्टा मारने वाली जरूरत है, जो एक सिंपल सी बातें हम ऐसे से बोल रही है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। कोई भी पीस लेते हैं उसको, आप सिंपल पेपर, उसी को हम जला देते हैं तो हमें धुआं भी मिलता है, हमें राख भी मिलती है। तो धुआं जो निकल गया वो CO2 मतलब ऑर्गेनिक, जो राख मिल गई वो इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या एनालाइज करना है? एनालाइज द इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो यहाँ पे नोट कीजिए, सबसे पहले हमने क्या वे किया, एक ये ओनली हमारे पास ये शॉर्ट नोट्स हैं। वे करना है किसको? स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या क्या हो सकता है? सेम वही, वेजिटेबल, लीफ या फिर लिवर। वे कर लिया। अब क्या होगा उसके बाद? सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्राई करो उसको। ड्राई करने पे क्या होगा?
सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, ड्राई वेट। अब जो भी ड्राई वेट मिलेगा उसको क्या कर लो, नोट कर लो, नोट द वेट। अब ये वाला स्टेप तो कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये ड्राई वेट है, मतलब जो भी चीजें मिली हमें, ड्राई कर लिया, अब हम उसको बर्न करेंगे सेकंड स्टेप में। ये पहला स्टेप था ड्राई वाला, सेकंड स्टेप क्या होगा, बर्निंग। जब बर्निंग होगा तो बर्निंग पे क्या होगा, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, किसमें, CO2 के अंदर। और इसके अलावा हमें कुछ यहाँ पे वाटर भी मिलेगा, जो यहाँ पे कुछ वाटर रह गया था ना, इवेपोरेट नहीं हुआ था, वो वाला वाटर भी यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। और क्या बचेगी बदले में, यहाँ पे ओनली ऐश बचेगी। और ऐश के अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और आपका फॉस्फेट। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा था एनालिसिस कैसे करते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की। ड्राई करने पे ड्राई वेट मिलेगा, बर्न करने पे ऐश मिलेगी। नोट कर लिया सबने, बताइए। यस, सबने नोट कर लिया, ओके। अब यहाँ पर हम अभी क्या क्या चीजें करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसका जो डिटेल है, एक्चुअली ये तो ओनली इंट्रोडक्शन थी। अगर यहाँ पे अगर हम सिलेबस देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, ये वाला पार्ट आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन होते हैं, प्रोटीन होती है, पॉलीसेकेराइड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और साथ में कहा गया हमारा, लिखा नहीं है, लिपिड्स भी होते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन होती है ये हमारी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अब सबसे पहले खुद ही सोचो, अगर प्रोटीन को बनाने वाला अमाइनो एसिड है तो हमें सबसे पहले तो अमाइनो एसिड के बारे में ही पता होना चाहिए ना कि वो होता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा हम कैसे प्रोटीन को समझ लेंगे। लेकिन इसका डिटेल वर्जन मैं आपको कल करवाऊंगी, आज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये अगेन काफी ज्यादा डिटेल में है। अगर आज स्टार्ट कर दिया तो अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ये प्रोटीन किससे बनती है,
पॉलीसेकेराइड किससे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, ये अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ भी आगे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा भी मैं आपको क्या चीज बताना चाह रही हूँ। तो अगेन यहाँ पे अभी जस्ट ओनली मैं यहाँ पे जो नोट करूंगी वो सारी चीजें आपको नोट करनी है कि हम यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड करने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे अगेन वही है, कंसेप्ट है, हर एक चीज आपकी लिंक है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, मेरे साथ साथ में लिखना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मतलब बायोमोलिक्यूल्स की। तो जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ना वही वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 इस तरीके से हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है अमाइनो एसिड। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो है मोनोसेकेराइड। उसके बाद थर्ड है न्यूक्लियोटाइड। और आप सबको पता है ये सारी चीजें हमें कहाँ मिली थी, एसिड सॉल्युबल पूल में मिली थी, और इसी को हमने नाम दिया था बायो माइक्रोमोलिक्यूल का। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं ना, तो वही क्या करते हैं, वही बाद में जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अमाइनो एसिड क्या मिलकर बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब खुद ही सोचो, अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आपका मैक्रोमोलिक्यूल है। अब खुद ही सोचो, प्रोटीन को बनाने वाला अमाइनो एसिड खुद वो छोटा रह गया, लेकिन जिसको बनाया वो बड़ा बन गया। अब ये बड़ा कैसे हुआ, यही सारी चीजें वही कह रही हूँ मैं आपको आगे करवाऊंगी, लेकिन जस्ट ओनली आप ये समझ लो कि कौन किसको बना रहा है, यहाँ पे कौन कहां से बना है। तो प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है, और ये सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल, इसीलिए बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। सेकंड माइक्रो मॉलिक्यूल है मोनोसेक्राइड। एक सबसे सिंपल यूनिट होती है मोनोसेक्राइड, लेकिन जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड कंबाइन हो जाते हैं ना आपस में, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पॉलीसेक्राइड को, पॉलीसेक्राइड को। और अगेन पॉलीसेक्राइड क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल, बट मोनोसेक्राइड क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, लास्ट में आता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किसको बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, अगेन अभी भी आप करके आए हो, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के किए थे, एक किया था डीएनए, दूसरा किया था आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, दोबारा यहाँ पे नोट कर लीजिए, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ आया, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, और आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। समझ आ रही है चीजें आपको कि नहीं आ रही है, कि जो जो जिसको बना, सोचो जो बनाने वाला है वो कुछ छोटा है, और जो उससे बन रहा है वो बड़ा हो गया है, मैक्रोमोलिक्यूल। तो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, और एक अगेन एक्सेप्शन जरूर नोट करना है उसको, इसको तो अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लो, क्योंकि एक्सेप्शन पे ही अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शन कौन है, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट
साइज कितना है, 800 डाल्टन से भी कम होता है, नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूल वेट 800 डाल्टन से भी कम होता है, बट उसके बावजूद भी क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों है मैक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि क्या होता है, एसिड के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए कंसिडर करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ चीजें अभी हवा में तो नहीं लग रही है कि पता नहीं कहां जा रही है, और ये भी समझ पा रहे हो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में ही है। हमारी बॉडी में जितने भी आप देख रहे हो, पेड़ पौधे, किसी को भी आप देख रहे हो, एक डॉग दिख रहे हो, काऊ दिख रहे हो, सबकी बॉडी में सारे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब आप, क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छा है कि हमें कैसे पता चला कि वो है कि नहीं है, तो जब हमने माइक्रोस्कोपी से देखा, एनालिसिस किया, तब हमें पता चला कि ये सारी चीजें हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा ना, वो इस पे रहेगा, प्रोटीन के ऊपर। सबसे पहले हम समझेंगे अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड होता क्या है और वही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। फिर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है, उनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। आई होप आपको इतना सा पोर्शन समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, इतना पोर्शन सबको समझ में आया है कि नहीं आया है? क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई भी डाउट है ना यहाँ तक, तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, मृदुल, परिणीति। अंडरस्टूड मैम। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो आज हम इतना ही करेंगे, तो प्लीज आप यहाँ तक पढ़कर आना, और ये भी नोट कर लो कि कल हम आपका अमाइनो एसिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ अमाइनो एसिड का कि कैसा होता है, तो डरना नहीं है बिल्कुल नहीं, क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो आप अपनी पिक्चर में यहाँ पे फोटो में सॉरी देख पा रहे हो ना, ये अमाइनो एसिड है, ये वाला। इसके बारे में कल हम बात करेंगे। ऐसे अभी आप नोट कर सकते हो, थोड़ा सा करके आओगे घर से तो इजी रहेगा कल के लिए। ये एक सिंगल अमाइनो एसिड है। जब इस तरीके से देखो, ये ओनली सिंगल वन है, जब इस तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं ना, तब वो कहीं जाके प्रोटीन बनाता है। फिर अमाइनो एसिड के भी बहुत सारे टाइप हैं, वो सारी चीजें हम कल करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ अमाइनो एसिड का, ऐसे कल भी बताऊंगी। तो हमारे पास देखिए, जो अमाइनो एसिड होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में एक कार्बन होता है, सेंटर में ओनली सिंगल कार्बन होता है। इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। आप देख भी सकते हो यहाँ पे अल्फा का साइन दिया हुआ है, तो सेंटर में क्या है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, किसमें, अमाइनो एसिड में। और इस अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट होता है, इसकी एक साइड पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो देख सकते हो क्या है, NH3 पॉजिटिव है। इसके एक साइड पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है, और एक साइड पे R ग्रुप हो सकता है, जिसको बोलते हैं रेडिकल ग्रुप, और इसको बोलते हैं साइड चेन। अब यहाँ पे देखिए क्या चीजें हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर में जो कार्बन है, यहाँ पे ये 4 लोगों के साथ जुड़ सकता है, यहाँ पे मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है। आई होप आपको पता होगा वैलेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें आप 9th और 10th में कर दो केमिस्ट्री में। आप ये समझ लो कि एक यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये मैक्सिमम 4 लोगों के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है ये। तो यहाँ पे ये एक साइड पे तो जुड़ गया अमाइनो ग्रुप के साथ, एक साइड पे जुड़ गया कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड पे जुड़ गया हाइड्रोजन, और एक साइड पे ही R ग्रुप। अब मैं आपको ये बता दूं, जो प्रोटीन बनती है ना, प्रोटीन को बनाने वाले टोटल होते हैं 20 अमाइनो एसिड, 20, जो क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
अब जो ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड है ना, उन सब में ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो 1 2 3 ये सब में सेम रहता है, कोई फर्क नहीं उन सब में। 20 में फर्क कहाँ पे आता है? इस आर पे। आर पे कुछ ना कुछ अलग होता है। तो आर ही उन सारे 20 को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। समझ आया आपको कि नहीं आया? मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि हर एक अमाइनो एसिड में सेंटर में एक अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ अमाइनो ग्रुप, उसका कार्बोक्सिल ग्रुप और उसके साथ वहां पे एक हाइड्रोजन एटम और साथ में एक आर रेडिकल ग्रुप अटैच होता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी 20 अमाइनो एसिड है उसमें सब में हाइड्रोजन भी होगा, अमाइनो भी होगा, कार्बोक्सिल भी होगा, लेकिन ये जो आर ग्रुप है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट है? एक बार प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ओनली कल करके आना। आप ऐसे कल दोबारा भी करवाऊंगी बट फिर भी एक बार ले लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी आप नई नई केमिस्ट्री कर रहे हो तो थोड़ा सा आपके लिए वो होगा, फिर नई चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं लिस्ट दे रही हूँ आपको। अगेन इस लिस्ट को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। जब मैं करवाऊंगी तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला, अगर आप इन सब में जिस ये पहला वाला देखिए, अगर आप इन सब में देख पा रहे हो तो इस पिंक कलर को छोड़कर देखो, ये ब्लैक वाला पार्ट सब में सेम है और ये जो पिंक कलर है ना, यही आर ग्रुप है। अब देखिए, जब ये पहला वाला जो अमाइनो एसिड है, यहाँ पे देखिए अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल है, एच है, ओनली यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। तो हाइड्रोजन लगने की वजह से इस अमाइनो एसिड का नाम पड़ गया ग्लाइसिन। सेकंड वाला देखिए, अमाइनो है, कार्बोक्सिल है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली मिथाइल ग्रुप आ गया, CH3 आ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया एलानिन। तो अभी जो मैंने बताया ना कि वो आर ग्रुप ही डिफरेंट होता है, आर ग्रुप ही डिसाइड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है। बाकी ये तीन चीजें तो सब में कॉमन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे भी देख लो चाहे। समझ पा रहे हो चीजों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको? तो कल हम आपका यही वाला पोर्शन करने वाले हैं। फिर जो हमारे अमाइनो एसिड हमने कहा वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब उनमें कुछ बॉन्ड भी होता है, कैसे कैसे बॉन्ड होता है, सारी चीजें हम कल करेंगे। फिर बताइए, इतना समझ में आ गया है? तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला एक सिंपल स्ट्रक्चर करके आना आप, ये वाला। ठीक है, सेंटर में अगर किसी को बनाना डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार मैं इसको बना के दिखा देती हूँ। सेंटर में आपको बनाना है अल्फा कार्बन, एक साइड पे दिखाना है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। एक साइड पे आपको दिखाना है अमाइनो ग्रुप NH2, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एक साइड पे दिखाना है H ग्रुप और एक साइड पे यहाँ पे दिखाना है R ग्रुप। बन गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, सिंपल। ठीक है, ओनली बस आपको इतना सा करके आना है कल। क्लियर हो गया? तो कल हम आपका फर्स्ट बायो माइक्रोमोलिक्यूल करेंगे जिसका नाम है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, अमाइनो मतलब बेसिक ग्रुप और एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप। बेसिक ग्रुप यहाँ पे अमाइनो होता है और एसिडिक ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक होता है, दोनों ग्रुप कंटेन करता है ये एसिडिक प्लस बेसिक। ठीक है, तो अब मैं सेशन एंड कर रही हूँ। अब प्लीज आप यहाँ तक पढ़कर आना, बाकी पोर्शन हम आपका कल करेंगे फिर। ठीक है।